नमस्कार साथियों। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में अपने विभाग कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और वर्तमान समय में जो इसकी स्थिति है उस पर मैं थोड़ा बहुत प्रकाश डालने के लिए उपस्थित आप लोगों के साथ हुआ हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने इस विषय पर कुछ हल्की जानकारी आप लोगों से साझा किया था। तो प्रथम मैं ये बता दूं कि ये एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में इसकी शुरुआत की गई थी पूरे देश में। और इस संस्था का जो उद्देश्य था, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि पर आधारित यहाँ की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, तो कृषि की जो उत्पादन क्षमता है, किसानों की जो उत्पादन क्षमता है, उसको कैसे खेत में पानी सही ढंग से पहुँचाया जाए, उनका भूमि का समतलीकरण कैसे किया जाए, जहाँ जल छाजन क्षेत्र है वहाँ खेती योग्य भूमि कैसे बनाई जाए, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण योजना इस संस्था के माध्यम से जो है सो कराए जाने का जो है सो शुरुआत हुआ था। उसी क्रम में बिहार में कुल 4 कमांड एरिया का गठन किया गया, जिसमें प्रमुखतः सोन कमांड, गंडक कमांड, क्यूल चानन बरुआ और कोसी कमांड की स्थापना हुई। साथियों, 1978 में जब इसका अधिनियम बन के तैयार हुआ तो उस वक्त ये जो चारों कमांड था ये प्राधिकार था। प्राधिकार ये होता है कि ये पूर्ण रूप से जो जिस राज्य में है, जिस सरकार के अधीन है, उसका वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन था। वह एक सरकारी संस्था थी। लेकिन वर्ष 1982 में इसको एजेंसी बनाया गया। एजेंसी बनाने के पीछे इस सरकार की क्या मंशा थी ये तो फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एजेंसी बना करके बोर्ड का गठन किया गया। साथियों, वर्ष 1974 में ही स्टेट लेवल के स्टैंडिंग कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो सोन कमांड में बैठक हुई थी, उसमें लगभग 34-35 वरीय पदाधिकारी, आईएएस रैंक के पदाधिकारी उस बैठक में भाग लिए थे। और उस बैठक में ये तय हुआ था कि ये कमांड विकास कार्यक्रम का जो स्थापना में जो कार्यरत कर्मी होंगे, उन कर्मियों को राज्य कर्मी के भांति बिहार सर्विस कोड, बिहार मिसलेनियस रूल, बिहार पेंशन रूल्स, जो भी बिहार राज्य कर्मी को जो सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा प्रदान की जाएगी, ये उसमें निर्णय हुआ था। और अधिनियम के जब इसका बन के तैयार हुआ 1978 में, तो उसके धारा 8 में भी ये स्पष्ट तौर पर इसमें मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि कर्मचारियों का जो सेवा शर्त होगा, कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी, उनका जो सेवा निर्धारण होगा, वह बोर्ड करेगी। साथियों, कमांड विकास कार्यक्रम के मामले में बोर्ड जो होता है वह सर्वोपरि होता है, वो सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। उसके निर्णय, उसका गठन और उसका जो भी निर्णय होता है वो सरकार को उस अधिनियम के मुताबिक सरकार को वो मान्य होती है। क्योंकि सरकार ही उस क्या कहते हैं कि बोर्ड का गठन सरकार ही करते आई है, करती थी, सरकार को ही करना, वो सरकार के ही अंग होते थे। यहाँ पे साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 1982 में इन्होंने प्राधिकार को अभिकरण बना दिया, और जब अभिकरण बनाया तो निश्चित रूप से बोर्ड उसमें आ गया, वो एजेंसी हो गया, वो उसका देख रेख सब वो बोर्ड के अधीन हो गया। बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे वो जिस जिला में कमांड मुख्यालय होता था, जिस कमिश्नरी में, उसके प्रमंडलीय आयुक्त, जैसे कोसी में हुआ तो कोसी के में जो प्रमंडलीय आयुक्त सह अध्यक्ष हुए वो उसके अध्यक्ष हुए। उससे पहले यहाँ पे अलग से क्षेत्रीय विकास आयुक्त थे, जबकि सोन कमांड में क्षेत्रीय विकास आयुक्त का ही पद सब दिन से सृजित रहा। कहने का मतलब यह है कि सरकार हमेशा जो है सो कमांड के साथ कुछ ना कुछ
अलग तरह का जो है सो व्यवस्था शुरुआती दिनों से ही करती रही। पहले प्राधिकार के रूप में इसको लॉन्च किया, फिर कुछ 2-3 साल के बाद ही इसको एजेंसी बना दी। फिर एजेंसी से पहले जो अधिनियम बना, अधिनियम में एजेंसी का जो बोर्ड था, बोर्ड में सारा का सारा जो है सो पावर दे दिया गया कि आप कुछ भी निर्णय लें। आपका जो बोर्ड का जो उसमें जो एजेंसी जो अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था कि उस जिस क्षेत्र में ये कमांड एरिया काम करेगी वहाँ पे कृषि संबंधित कार्य तो होगा ही। किसानों खेत की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े, खेत में पानी कैसे पहुँचे, यहाँ तक कि भूमि समतलीकरण, उस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कैसे हो, विभिन्न प्रकार के काम वहाँ पे जो है सो करना था। जो भी डेवलपमेंट का काम हो सकता था उस बोर्ड में पावर था कि आप बोर्ड से निर्णय लेकर के और इस एजेंसी के माध्यम से आप काम कराएंगे। ये बहुत ही ये उसमें ये सोच रही थी। और जो यहाँ के चेयरमैन होते थे उन्हीं की अध्यक्षता में, बोर्ड के वो चेयरमैन होते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हर 3 महीने पर बैठक करने का प्रावधान रहता था और उस आधार पर विकास का काम होता था और जो भी काम होता था बोर्ड में निर्णय लेकर के लिया जाता था। और अधिनियम में ये प्रावधान भी कर दिया गया कि भाई बोर्ड ही आप यहाँ इसमें जो कार्यरत कर्मी है उसका सेवा शर्त बनाएंगे। तो साथियों बोर्ड ने एक तो सोन कमांड में स्टेट लेवल की जो स्टैंडिंग कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया ही था कि राज्यकर्मी की भांति इनको सारी सुविधा दे होगी। उसके बाद 1986 में कोसी कमांड में जब बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी ये निर्णय कई बार लिया गया कि इनका अभी सेवा शर्त नहीं है, तो राज्यकर्मी का जो सेवा शर्त होगा वही इन पर लागू होगा। और विभिन्न कमांड की जो बोर्ड की बैठक हुई, क्यूल में, गंडक में, हर कमांड में बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया जा चुका था। और साथियों मैं बता दूं कि पेंशन को छोड़ करके 1996 से पहले कालबद्ध प्रोन्नति भी जो राज्यकर्मियों को दे था वह भी कमांड के कर्मचारियों को समय समय पर मिलता रहा। पे रिवीजन जब बिहार सरकार के कर्मियों को हुआ, महंगाई भत्ता, जो भी एलवांसेज जो भी होते थे, जो भी राज्यकर्मियों को दिया जाता था वो लगातार मिलते रहा। अनुकंपा की सुविधा सारी होती रही। और यहाँ पे ये बताऊं कि वर्ष 2003 से पहले कमांड जो था इसका पेरेंट डिपार्टमेंट, पैतृक विभाग, वह एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर स्पेशल प्रोग्राम के तहत ये चल रहा था। मतलब अभी जो एरीगेशन है वो 2003 से पहले इसके पेरेंट डिपार्टमेंट भी थे एग्रीकल्चर, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जबकि सारी सुविधा मिल रही थी, सब कुछ चल रहा था। वर्ष 2003 में इसका जो है सो डिपार्टमेंट चेंज हुआ। एक पत्र आती है, उस पत्र में स्पष्ट किया जाता है कि कमांड कर्मियों को राज्य जल संसाधन विभाग में समायोजित किया जाता है। एक पत्र वहाँ से आ जाती है, वो पत्र आ जाती है कि कमांड कर्मियों को जो है सो क्या कहते हैं कि जल संसाधन विभाग में समायोजित कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही 2 दिन के बाद इस पत्र को पुनः वापस ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। साथियों उसे पुनः जो है सो स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोग्राम में जिस तरह से एजेंसी काम कर रही थी उसी तरह से वो पुनः काम मतलब वो यथावत रहेगी और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट बदल जाता है। उससे 2 साल पहले 2001 में पे रिवीजन बजट आता है। बजट में ये स्पष्ट रूप से होता है कि भाई कमांड कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान, 5वां वेतनमान का लाभ बजट के साथ पैसा दे दिया जाता है। फिर उसके अगले ही इसमें चिट्ठी आ जाती है कि नहीं, तत्काल जो है सो राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, कमांड कर्मियों का पुनरीक्षित वेतनमान स्थगित रखा जाता है। देखिए सरकार भी बहुत कंफ्यूज रही है। तुरंत चिट्ठी वो चूँकि उनका अधिनियम जो कहता है वो अधिनियम के हिसाब से पहला चिट्ठी वो निकालते हैं। फिर अगले दिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसता है, जो मैं शुरू से इसे देखता आ रहा हूँ, जो ये अधिनियम वगैरह कह रही है, अधिनियम के हिसाब से वो पहला डिसीजन ठीक लेते हैं और फिर उसके बाद चिट्ठी दे देते हैं कि नहीं भाई, आप अभी जो है सो आपका पुनरीक्षित वेतनमान स्थगित रहेगा, आप पुनरीक्षित वेतनमान लीजिए। शुरू में आप प्राधिकार बना देते हैं जब इसकी स्थापना होती है 78 में, फिर 82 में इसको एजेंसी बना देते हैं, फिर बोर्ड गठन करके बोर्ड में आप सर्वोपरि बना देते हैं। बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, आप बोर्ड को ही
नियुक्ति करने का अधिकार, सेवा शर्त निर्धारित करना बोर्ड सब करती है, फिर उसको आप नहीं मानते हैं। तो साथियों, उसके बाद 5वां 6ठा वेतन का मामला न्यायालय में चले गया। न्यायालय में बाद में वो स्थगित हुआ और उसी 4-5 जब यहाँ के कर्मचारी का जब बहुत लंबे समय से पे रिवीजन नहीं हुआ और मैं खुद 2006 में यहाँ योगदान किया था और यहाँ चौथा वेतन मिल रहा था और चौथे वेतन में हम लोग यहाँ योगदान किए थे अनुकंपा के आधार पर। तो बहुत ख़राब स्थिति थी, हर तरफ जो है सो एक हाहाकार टाइप की स्थिति बनी हुई थी कि 14 साल 15 साल हो गया वो पुराना चौथा वेतनमान में चल रहा था। जब छठा वेतनमान राज्यकर्मियों को मिला तो फिर उस पर जो डीए मिलता था वो भी रुक गया। काफ़ी भयावह स्थिति हुई। न्यायालय में फिर कई निर्णय हुए, उस पर रोक भी लगा, उस और सरकार के उस आदेश को खारिज भी किया गया। काफ़ी तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद फिर 2009 में जो है सो 1/1/2009 से हम लोगों को 5वां वेतन का जो है सो लाभ राज्य सरकार, कई संघर्ष के बाद कितने मतलब धरना प्रदर्शन, कितने एमएलए एमपी से पत्र, उस वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हुआ करते थे, मुझे याद है मैं कई बार सर्किट हाउस में उनसे मिला, हमारे सभी साथी मिले, चारों कमांड के साथी आते थे, भागलपुर के साथी आते थे, जोगिंदर बाबू वगैरह, कई कार्यक्रम में हम लोग एक साथ जो है सो इस लड़ाई को लड़े। उसके बाद जैसे तैसे जो है सो ये कुछ हद तक तब जाके लोगों को जान में जान आई। इस बीच में क्या था कि सोन कमांड और कोसी कमांड में ग्रेच्युटी का जो है वो LIC से हम लोगों को पैसा मिलता था और गंडक कमांड में ग्रेच्युटी नहीं था, ना क्यूल में ग्रेच्युटी था। रिटायर करने के बाद जो ग्रेच्युटी हम लोग पाते हैं, तो गंडक के साथी जगदीश नारायण बाबू वगैरह जो है सो गंडक कमांड के साथी हाईकोर्ट में केस किए। सोन में ग्रेच्युटी की सुविधा थी, कोसी में भी ग्रेच्युटी की सुविधा थी, वो LIC से था। LIC को हम लोग यहाँ पे लोग जो अनुदान मिलता था उससे प्रीमियम जमा करते थे, वहाँ गंडक में ये सुविधा नहीं थी। तो वो साथी जब हाईकोर्ट में केस किए और हाईकोर्ट में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई सरकार को कि आप ग्रेच्युटी दीजिए, लेकिन सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि ये यहाँ पे ग्रेच्युटी लागू नहीं होगा, यहाँ CPF है, ज़्यादा लाभकारी योजना है। उस पर जो लोग कंटेम्प्ट में गए, उसकी जब सुनवाई हो रही थी, कंटेम्प्ट में गए या उससे पहले जो उस पर सुनवाई चली, तो उसमें सरकार से कोर्ट ने पूछा, BN सिन्हा साहब जज थे, सरकार से कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या आप कह रहे हैं कि ये जो है सो सेवा शर्त जो है, ये क्या सेवा शर्त राज्यकर्मी की भांति ही देना है? आपने आज तक इनका सेवा शर्त नहीं बनाया, कई बोर्ड में डिसीजन, आपने इसका सेवा शर्त क्यों नहीं? उन्होंने सिर्फ पूछा और पूछा इतने आनन फानन में 1 महीना के अंदर जो सेवा शर्त बनाना था बोर्ड को, जो सेवा शर्त बनाना था उस एजेंसी को, जैसे गंडक कमांड, तो गंडक कमांड में वो सेवा शर्त बनना था, वो सेवा शर्त बना सचिवालय में। उस वक्त जो डिप्टी सेक्रेटरी थे मोहम्मद सोहेल साहब, जो अब IAS बन गए हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया, जिसको हम कमांड कर्मी सोहेल संहिता भी कहते हैं, वह सेवा शर्त तैयार हुआ। वो कोर्ट के कहने पर, कोर्ट के फटकार पे, कोर्ट ने ये नहीं कहा होगा कि आप सेवा शर्त बनाइए, कोर्ट ने ये कहा होगा कि आपने सेवा शर्त क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने आनन फानन में एक सेवा शर्त बना दिया। चलिए उस सेवा शर्त को जबरन गंडक कमांड से के बोर्ड से पास भी करवा दिया और फिर हालांकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में ग्रेच्युटी को देना पड़ा, ग्रेच्युटी लागू भी हुआ। अब जब वो सेवा शर्त बन गया, उस सेवा शर्त में भी सिर्फ पेंशन को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया, बाकी सारी सुविधा, प्रोन्नति की सुविधा, वेतनमान जो राज्यकर्मी की होगी वही सुविधा, सारा सुविधा उस सेवा शर्त में भी दिया। अब आज क्या स्थिति है? आज उस सेवा शर्त के मुताबिक भी आज की स्थिति में आप उस सेवा शर्त पर भी कायम नहीं है। उस सेवा शर्त के मुताबिक, सेवा शर्त में जो प्रावधान है उसमें भी आप नहीं है। अब होता क्या है कि जैसा कि हम लोग चूँकि यहाँ कार्यरत थे, जैसा कि समय पर सुनने को मिला कि अब उसके बाद ये होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री दोबारा, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब दोबारा वो सत्ता में आए थे, तो जब जल संसाधन विभाग की वो समीक्षा कर रहे थे, तो समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि भाई इस सबको समायोजित कर दीजिए जल संसाधन विभाग में। अब ये कहिएगा कि आप अपने कान से सुने थे, तो हम कान से नहीं सुने थे, लेकिन बात यही थी कि उन्होंने ये इसी प्रकार का निर्देश दिया था। मैं इस पर भी आऊँगा कि आप इसको कर दीजिए समायोजित। लेकिन यहाँ पर जो भी सचिवालय में हमारे जो भी बैठे थे, उन्होंने सोचा कि भाई
क्योंकि वो उनके जहन में ये रहता है कि हम सरकार के बहुत हितैषी हैं, हम बैठे हुए हैं सरकार का पैसा बचाने के लिए। उनके दिमाग में जो है, अरे भैया आप उलझाने के लिए बैठे हुए हैं, आप पैसा नहीं बचाने के लिए बैठे हुए हैं, आप कोर्ट में सरकार का पैसा को अपव्यय कराने के लिए बैठे हुए हैं। निर्देश ये था हमारा जो है सो अधिनियम भी यही कह रहा था कि भाई इसको समायोजित कर देना है। आपने क्या किया, आपने एक रास्ता निकाला कि एक एजेंसी को एक सोसाइटी में जो है बाल्मी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि 1960 सोसाइटी एक्ट के तहत उसकी स्थापना हुई, उसके साथ टैग कर दिया, कोई समायोजित टैग कर दिया, उसको वेतन उतन देने के लिए वहाँ पर एक चारों कमांड को एक करके एक रास्ता आपने बनाया, इसको कैसे टेम्पररली जो है सो चलाना है, आपने एक रास्ता बना लिया। और ये बात सही है कि इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे विभाग हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा एक्ट है, मुख्यमंत्री जी भी तो इंसान ही हैं, और मंत्री जी हर चीज़ उनके दिमाग में तो नहीं रहेगा। अब कैसे नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, मैं ये बताता हूँ। जब हमारा पे रिवीजन नहीं हो रहा था लगातार, उन तक बात पहुँच नहीं रही थी, जब उन तक बात पहुँची, 5वां वेतन का फाइल गया उनके पास, तो उन्होंने संचिका पे लिखा, जब चूँकि पूरे बिहार में 6ठा वेतन लागू था उस वक्त, कि 5वां क्यों, 6ठा क्यों नहीं। जब उनके नॉलेज में ये बात गया तो फिर उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही, ये 11-12 में हम लोगों को 5वां मिला और 12-13 में 6ठा मिल गया। अगला वित्तीय वर्ष का जो बजट आया उसमें 6ठा वेतन आ गया, उसमें कोई हंगामे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को लड़ने की जरूरत, भले वो 1/4/12 से ही मिला, लेकिन वो मिल गया। तो साथियों, जब चीज़ें उनके जानकारी में जाएंगी, उनके जहन में जाएगी, उनके समक्ष जाएगी। अभी देखिए, पिछले दिनों फेसबुक पे हम लोग देख रहे थे, हमारे जल संसाधन मंत्री जब सोन कमांड के एरिया में, किसी एरिया में वह डेहरी इत्यादि कहीं वहाँ के कार्यों की जब समीक्षा कर रहे थे, तो हमारे जो विभाग के पदाधिकारी थे उन्हें समझा रहे थे, वो फेसबुक लाइव पे चल रहा था। आज इतने दिनों से वो मंत्री बने हुए, उन्हें समझा रहे थे कि कमांड एरिया का क्या काम है। हम लोगों ने सुना कि वो पूछे कि इसका काम कैसे क्या है, वो जानना चाहा ग्राउंड पे जा कर के। मतलब कि उनके जहन में ये बहुत बात स्पष्ट रूप से पता नहीं है, उनको जानकारी इन चीज़ों की नहीं है, सही बात नहीं जा रही है। तो साथियों, ये सब कुछ बातें हैं जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी अनुकंपा पे नौकरी किए हैं, बाद में आए हैं, बहुत हाल में आए हैं, उनको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, स्थिति के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हम लोगों के पास आज देखिए, कोर्ट न्यायालय का भी आदेश सरकार नहीं मान रही है। अभी कुछ दिन पहले न्यायालय ने आदेश किया है 7 कर्मियों को, जो 7 कर्मी जो थे काडा से जो रिटायर किए थे, कि आप इनको 5वां 6ठा का एरियर बकाया का भुगतान 4 महीने के भीतर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो 10-10 हज़ार रुपया फाइन देना पड़ेगा। उन्होंने नहीं माना, सरकार संभवतः चली गई अपील में, माने कोर्ट का आदेश भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब जहाँ पे माननीय न्यायालय के आदेश का जो है सो सम्मान नहीं हो रहा है, अधिनियम का सम्मान नहीं हो रहा है, एक्ट का सम्मान नहीं हो रहा है, जिनके लिए यह संस्था बनी थी, उनके सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया, उसको ठीक से सरजमीन पर उतारा नहीं गया, सिर्फ आप नाला बनाते रह गए। ठीक है, नाला बनाए, आज जो सूखा पड़ता है तो उसी नाला से किसान के खेत में पानी जाता है, कुछ तो फायदा होता है किसान को, आखिर इसी संस्था से होती है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय 2 का सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर खेत को पानी, इस कमांड एरिया का ही काम है हर खेत को पानी पहुंचाना। और आज क्या स्थिति बना के रखें। तो आज़ादी के 75वीं साथियों वर्षगांठ पर बिहार सरकार का एक ये छोटा सा संस्था, और इसकी क्या हर्ष हुई 1974 से लेकर के अब तक, और इसके कर्मियों के साथ जो हाल किया जा रहा है, ये एक छोटी सी व्यथा है। आप अधिनियम जब बाल्मी में समायोजित कर रहे थे तो उसमें आपने सब कुछ रखा कि उसी मुताबिक जो है सो चलेगा, सेवा शर्त भी वही रहेगा, सब कुछ भी वही रहेगा। आप उसके संशोधित एक्ट के 2017 में तैयार हुआ था, उसके धारा 4 में आपने स्पष्ट किया था कि समान वेतनमान में समान पद पर, यदि पद नहीं है तो सृजित करके उसी पर हम समायोजित करेंगे। जो एक्ट विधानमंडल के दोनों सदन से पारित हुई है, महामहिम राष्ट्रपति से जिस पर मोहर लगा है,
उसका धज्जियाँ उड़ा दिया आप लोग बैठ कर के सचिवालय में, और उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। ऑडिट आती है, ऑडिट करती है, एजी के ऑडिट आते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं, वो आपसे जाके डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे भाई काम नहीं है। अब देखिए एसीपी के मामले में वित्त विभाग कहती है कि आप अपने आय के स्रोत से दे सकते हैं, आप अपने आय के स्रोत से दे सकते हैं। एसीपी जो है, वित्त विभाग ये नहीं कह रही है कि आपको नहीं मिलेगा, वो कहती है कि आप अपने आय के स्रोत से एसीपी दे सकते हैं। अब हमारा आय का स्रोत सरकार बनाएगी ना, ये तो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, किसान को लाभ पहुंचाने वाली डिपार्टमेंट है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है, उसी तरह से यह भी है। इसका क्या आय का स्रोत होगा भाई, ये तो विभाग को निर्णय लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें को सरकार ध्यान दे। अब तो सरकार का जो है सो गठन भी का जो स्वरूप है, जो उसका चीज़ है, वो बदल चुका है। हम अपील करेंगे अपने सभी साथियों से, आप जहाँ भी हैं, जिस भी कमांड में हैं, जिस भी अंचल में हैं, जिस भी प्रमंडल में हैं, इन चीज़ों को समझते हुए आप अपने जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि आपके जनप्रतिनिधि सरकार तक इस बात को पहुँचाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपके साथ आगे भी कुछ तथ्यों को लेकर के रूबरू होऊंगा। आज इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ आने वाला है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।